नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संसद सदस्य क्लब नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में, जहां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का प्रारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस महोत्सव में देश विदेश से आए हुए सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कविता पाठ, पुस्तक विमोचन, नृत्य, संगीत व सभी क्षेत्रों में गौरव सम्मान कवि कवित्री ने अपनी कला का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि शंभू शेखर जी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि शंभू शेखर जी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि शंभू शेखर जी ने अपनी स्पीच में युवाओं का हौसला बढ़ाया और उन्होंने युवाओं को कुछ ऐसी बातें बताई जो हर एक के युवा को समझनी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर एक फील्ड में जाने के लिए आपको पहले तपना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें सफलता हासिल होती है। लेकिन फिर भी मैं बस इसलिए आ गया क्योंकि शौर्य जी ने इस कार्यक्रम को पूरे मन से कराया है और अपने पूरे तन मन और धन जो भी कह सकते हैं वो सब कुछ अपनी तरफ से लगाकर इन लोगों ने इस पूरे, चाहे डॉक्टर कौशिक जी हों, और सबसे बड़ी चीज एक चीज की मैं आपको कुछ थोड़ी देर हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी एक दो बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। डॉक्टर पैदा किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं डॉक्टर, एक उसका कोर्स होता है और गधे से गधे बच्चा भी जो है डॉक्टर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंसान बनाने के लिए कोई भी तकनीकी नहीं है। उसका एक ही रास्ता है कि आप साहित्य से जुड़े। साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इंसान बन सकता है और उसका और कोई तरीका नहीं है। और इस तरह की जो ये कार्यशाला, वर्कशॉप आयोजित की जाती है, वह एक मील का पत्थर साबित होती है कि समाज में आज की तारीख में जब बहुत तरह की चीजें व्याप्त है, एक और समाज में जहां आज आप यहीं से बाहर निकल के देखिए तो इंसानियत का जो असली चेहरा है इस कोरोना काल में हमें दिखा। असली चेहरे से मेरा अर्थ यह है कि हर तरह से आप देखिए कि ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने आपको सब कुछ अपना दान करके लोगों की सेवा की, और ऐसे लोग भी दिखे जो पूरी तरह से इस कोशिश में लगे थे कि कैसे 50 रुपए का जो एक नारियल पानी आता है वो 200 रुपए में बेचा जाए, कैसे ऑक्सीजन लोगों तक महंगी से महंगी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि खाली डिब्बा केन मिल जाता था। हमने यह सब कुछ देखा, लेकिन हम उस दौरान हमने यह भी देखा कि जगह जगह भंडारे चल रहे थे। यह सब कुल मिली जुली प्रतिक्रिया ही इंसान को निश्चित तौर से जोड़ती है। लेकिन मैं एक बात को यह मानता ये हूं इस बात को पूरी तरह से मैं, कि जो भी लोग इस पूरे कोरोना काल में सेवा के कार्य में लगे होंगे, कहीं ना कहीं उसके भीतर सामाजिक सरोकार होगा, और वो सामाजिक सरोकार साहित्य के माध्यम से ही आया होगा। जो लोग लूट खसोट में लगे थे, जो लोग छीना झपटी में लगे थे, आप यकीन मानिए उनका ना तो संगीत से कोई वास्ता होगा, ना साहित्य से कोई वास्ता होगा, क्योंकि ऐसे लोग जिनको साहित्य से, संगीत से, इन सब चीजों से वास्ता होता है, वो चाह कर भी अनैतिक नहीं हो पाते। बहुत कोशिश करने के बाद भी अनैतिक नहीं हो पाते, क्योंकि उनके भीतर नैतिकता का वो बीज पनप चुका होता है जो कि दुनिया के लालचों में नहीं पड़ता। तो ये बात विशेष आप लोगों से कहनी थी। और एक बहुत विशेष बधाई हम सबकी, कवि कुल की भी एक बड़ी मेरी अच्छी मित्र भी है, डॉक्टर पूजा, जिनकी किताब कहता है दिल, इन्होंने मुझे आज भेंट किया। मैंने पूछा भी कि क्या कहता है पूजा जी, तो बताया नहीं उन्होंने। वो किताब पढ़नी पड़ेगी उसके लिए पूरी किताब देखिए। मैंने नाटक, ये संगीत बजता हुआ आ गया। मैं आपको थोड़ी देर हंसा गुदगुदा देता हूँ। दीवाने को दरिया इतनी आसानी से मिल जाती जी, तो लोग साहिल की दर में क्यों भटकते? ये मुझे कभी खबरा बता रहे थे, कभी कुछ बता, अच्छा लग रहा था, कोई बात
मैं तो सर देखिए, मैं तो बिहार का रहने वाला आदमी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता, हमेशा हास्य व्यंग से भरा फूल। आपके पास जो होता है वही आप दुनिया को बांटते हैं, ये एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपके लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कहीं पर किसी चीज की कमी है या कुछ उथल पुथल मची हुई है या आप मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं या आप खुश नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने भीतर ढूंढना चाहिए कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हम भीतर से सुलझे हुए रहते हैं तो बाहर की पूरी दुनिया हमें बहुत सुलझी हुई नजर आती है। हम अगर भीतर से उलझे हुए हैं तो सुलझी हुई चीज भी हमें उलझा देती है। सारा का सारा खेल हमारे भीतर का है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो एक प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और जो भीतर है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो अपने भीतर को थोड़ा सा, और बाकी देखिए हास्य व्यंग का आदमी, मैं तो जब दिल्ली आज एयरपोर्ट पर जब उतरा, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। समझाने पर होता है। मैंने कहा भाई आधे घंटे से जाम लगा रखा, आपस में कुछ सर टपल करके खत्म करो। लेकिन कोई बात नहीं, 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और बिल्कुल हास्य व्यंग से ही आपको जोड़ूंगा। अभी हमारे माननीय मोदी जी अमेरिका गए थे, सॉरी जी, अभी अमेरिका गए थे मोदी जी, बाइडेन से मिले। आपस में क्या बात की, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। भारत में होते तुम तो आडवाणी। उससे पहले ट्रंप आए थे। अच्छा देखो, सारे लोग तो वीडियो बनाने लगे, ताली कौन बजाएगा, सब वीडियो बनाने लगे। यहाँ पे बन रही है एक वीडियो, उसी को शेयर करिएगा, यूट्यूब पे डलेगा, उसी को शेयर करिएगा। लेकिन देखो कुछ दिन पहले ट्रंप आए थे, नमस्ते ट्रंप करने आए थे ना, नमस्ते। बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर ली। तो नमस्ते ट्रंप आए तो ट्रंप को लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। मैंने एक सलाह दी, आपको सलाह में मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मैंने क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। और आपको एक चीज बताऊं, अभी आप सब दिल्ली में जो लोग बाहर से आए हैं या दिल्ली में जो लोग रहते हैं, आप लोगों ने न्यूज जरूर देखा होगा, और जो दिल्ली में हो तो भुगत ही रहे होंगे। 4 घंटे की बारिश होती है, पूरी दिल्ली जो है वो स्विमिंग पूल बन जाती है। मैंने 4 लाइनें लिखी, पहली बार सुना रहा हूँ, पूजा जी सुनिएगा, पहली बार सुना रहा हूँ। हाँ। और सब कान बंद कर लीजिएगा। वैसे भी दिल्ली में गर्मी बहुत रहती है, इसलिए स्विमिंग पूल जरूरी होता है। हाँ, तो सुनिएगा साहब कि कैसी ये देश की है राजधानी हो गई, धूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई। दिल्ली की सड़क कह रही है केजरीवाल से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे पानी। अच्छा, कोरोना काल बड़ा अद्भुत था, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रालू समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोले भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ बंद है ना, इसी से काम चला। तो अब तो हमको बहुत आरोप लगते हैं हमारे पे, ये सारे बिहार के लोग दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, इधर सब क्यों आ जाते हो? मैं उन्हें कहता हूँ बिहारियों की कोई गलती नहीं, सारा का सारा कसूर इन दिल्ली एनसीआर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला ही बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइन और सुनिएगा, बिल्कुल नई सी सुनाता हूँ, कोरोना काल की 4 लाइन कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। आज देखिए यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल जब हम लोग कर रहे हैं, मैं एक विषय आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूँ
कि लगे कि कुछ अच्छी बात आपके सामने की है और वो बहुत जरूरी बात, ये बात मैं कहीं किसी को नहीं कहता, लेकिन यहाँ जो सामने लोग बैठे हैं वो निश्चित से तौर से साहित्य के प्रति अपने मन में कुछ ना कुछ भाव रखते ही होंगे, कुछ लिखते भी होंगे, कुछ नहीं भी लिखते होंगे, वो भावावेश में यहाँ पे आए ही होंगे। आप सबसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो हर चीज की एक कीमत चुकानी होती है। अगर आपको एक अच्छा सेहत चाहिए तो आपको सुबह 2 घंटे उठ करके जिम जाना या दौड़ना, खाने पीने पे कंट्रोल, आपको एक अच्छा गुड लुकिंग चाहिए तो आपको ब्रांडेड कपड़े, आपको और अच्छा जीवन जीना है तो खूब सारे पैसे, सब कुछ बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। एक सामान्य सी बात कि अगर आपको, जैसे डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर रजनीश जी, आपको एक डॉक्टर बैठिए आप कोई नहीं, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना समय चाहिए? पहले तो 12वीं तक की पढ़ाई, फिर उसके बाद आपको 4 साल 5 साल की आपको MBBS, फिर उसके बाद विलेज पोस्टिंग, तब जाकर के आप जो है लगभग 18-19 साल लगातार पढ़ के 5-7 घंटे 10 घंटे तब जाकर के आप एक डॉक्टर बनते हैं। एक टीचर के साथ भी लगभग यही स्थिति है, उसके साथ तो और ज्यादा बुरी स्थिति है। पहले 12वीं करे, फिर ग्रेजुएशन करे, फिर BEd करे, फिर वो एंट्रेंस टेस्ट देकर के लायक बने कि वो टीचर हो सकता है, फिर वो दोबारा से एंट्रेंस टेस्ट देकर के नौकरी पाए। इस सब प्रक्रिया में लगभग 21-22 साल लग जाते हैं। आप एक ब्यूरोक्रेट जो IAS IPS होते हैं उनसे पूछिए, उनका भी ग्रेजुएशन मतलब कि 15 साल की पढ़ाई हो, फिर 8-8 9-9 घंटे लगातार अपने विषय पर फोकस करना, तब जाकर के वो कहीं प्रीलिम्स में पास होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, फिर जाकर के वो मेंस तक पहुंचते हैं, फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद कोई व्यक्ति प्रोफेशनली उस प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को, जीवन को आगे ले जाने लायक हो पाता है। हम क्यों चाहते हैं कि हम इसकी आधी मेहनत किए बिना भी साहित्य से पैसा कमाने लग जाएं, कविताओं से पैसा कमाने लग जाएं? यह संभव नहीं है। आप अगर कवि सम्मेलनों से, आप अगर किताबों से, आप अगर साहित्य से, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ सेलेबल है, सब कुछ सेलेबल है, अगर उसको अपने जीवन जीने का माध्यम बनाना चाहते हैं तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी एक IPS को अपनी नौकरी पाने के लिए करनी पड़ती है, एक सेना के जवान को आर्मी में भर्ती होने तक करनी पड़ती है, एक अध्यापक को अपनी नौकरी पाने तक करनी होती है, और जीवन भर वो मेहनत चलती रहती है। इसलिए यह तय मानकर चलिए कि जीवन में आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है, और वो है कि निरंतर लगातार परिश्रम और एक सही दिशा में कार्य। अगर आप यह करने को तैयार हैं तो यह विषय ही नहीं है कि आप क्या करते हैं। आप सोच कर देखिए, आप रोज 8 घंटे एक बांसुरी बजाने की खाली प्रैक्टिस भर करिए, 4 साल बाद हो सकता है आप दुनिया के सबसे बड़े बांसुरी वादक बन जाएं। हो आप 4 साल 3 साल 2 साल भी आप रोज 10 घंटे आप नृत्य की, कोई चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे कोई भी कला हो नृत्य की, उस कला को आप 4 घंटे 5 घंटे रोज प्रैक्टिस करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि 3 से 4 साल में आपकी प्रसिद्धि हो चुकी है, आपकी प्रस्तुति में निखार आ चुका है। आप कुछ भी काम करते हैं, आप कवि लोग जब बनना चाहते हैं कि हमें कवि बनना है, तो वो लोग सीधा डायरी पे हमने लिख दिया, पता नहीं क्या रामचरितमानस लिख दिया, और हम माइक पर आ गए, अब हमें माइक दो, अब हमें मंच दो, अब हमें पेमेंट दो। क्यों भाई, क्यों? क्या आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तपस्या कर रहे हैं डेली? अगर आप वो तपस्या कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर से मान के चलिए, मैं जो व्यक्ति एक बहुत ही सामान्य से परिवार से निकलकर कवि सम्मेलनों के मंचों पर आया, मैंने कोई जीवन में और कोई काम कभी किया ही नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय से MA किया, वहां से PhD की, नेट क्वालिफाई किया, अभी भी मैं किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकने के लायक हूं, लेकिन मैंने खाली कवि सम्मेलन चुना, और आज की तारीख में आप लोगों का प्यार ही बताता है कि मैं कहां पहुंचा हूं, मेरी कहां तक मेरी उपस्थिति हुई है। इसके पीछे एक ही कारण है कि आपको साधना होगा, अपने आप को साधना होगा, और एक सुर पकड़कर काम करना पड़ेगा। आप कभी पता चले कि मैं कभी किताब लिखने जा रहे हैं, कुछ दिन बाद पता चले कि नहीं, मैं तो किताब तो मैं ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ, तो चलो मैं जो है गजल गाना शुरू कर दूं, मैं वो नहीं ठीक से कर पा रही हूँ, तो थोड़े दिनों बाद मैं कुछ और शुरू कर दूं। एक विषय चुनिए और उस पर लगातार लगे रहिए, सफलता 100% मिलनी तय है,
और दूसरी बात जो अपने भीतर गांठ बांध कर रख लीजिए, इस संसार में अगर बुराई की जीत निश्चित होती तो आज संसार से अच्छाई खत्म हो चुकी होती। हम सतयुग से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग तक होते हुए कलयुग तक पहुंचे हैं। यहां तक की यात्रा में अभी भी अगर सच्चाई की, नैतिकता की वैल्यू, उसके मूल्य बचे हुए हैं तो इसका बस कारण यही है कि अंततः विजय सत्य की ही होती है। और सत्य बस वही होता है जो आपने अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए और समाज को कुछ देने के लिए प्रण कर लिया हो और उस पर लगातार दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ते रहे हो। बस यही बात आप लोगों से मुझे विशेष तौर से कहनी थी कि अगर आप लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके रूट में जाना पड़ेगा, उस पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी 2-4 कहानियां कहीं छपने लायक हो सके। और वहां पे रुकना नहीं है। इनको पता चल गया कि ये सम्मान देने लायक बात कर रहा है तो सारे सम्मान आ गए, है ना सर? खैर, आप सुनिएगा, मैं बस 5 मिनट आप लोगों को और हंसा दिला देता हूँ, क्योंकि समय का एक अपनी सीमाएं हैं। तय समय पर हमें बाकी 14 लोगों को अभी सुनना है। अभी 14 लोगों का काव्य पाठ होना है, चिंता मत करिए। अब ये तय कर लीजिए कि 15वां नाम किसका नहीं है। मैं आपको सुना रहा था, सुनिएगा कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। 4 लाइनें और सुनिए आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। ये 4 लाइनें मुझे लिखते हुए बहुत ही आनंद आया था जब मैंने लिखा था कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, जब तक तुम्हें मोदी जी हम, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। और 4 लाइनें, मैं मूलतः बिहार से हूँ। बिहार में जब पिछली सरकार थी आरजेडी और जेडीयू की, वो सरकार क्यों टूट गई? लोगों ने कहा कि ये सरकार इसलिए टूट गई, अमित शाह ने तोड़वा दिया, मोदी जी ने तोड़वा दिया, नीतीश कुमार ने खुद तोड़ लिया। मैंने बताया मूल कारण बिहार में सरकार क्यों टूटी। सॉरी भैया, क्यों टूटी बिहार में सरकार? हाँ बताइए। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं, दारू के बिना। और देखो, इस पे आपको दुगना आनंद आएगा। जिस दिन बिहार में शराब बंद हुई थी उसके ठीक 15 दिन बाद एक खबर आई कि पटना के पुलिस स्टेशन में 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 महीने लिखी कि रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो, जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी, पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश, योगी जी एंटी रोमियो। और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने न पटी हमको पटाने, चीनी को जमा करके फिर से, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए,
आप जब माइक पर खड़े हैं तो सामने वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता, ये तो आपको बता दिया गया, नहीं तो बिल्कुल नहीं पता कि आप कितनी यात्रा करके आए हैं, आपके भीतर कितनी थकान है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी कम है, क्योंकि सामने बैठे हुए लोग तो आपको उसी ऊर्जा में देखना चाहते हैं जिस ऊर्जा में वो आपको पसंद करते हैं। इसलिए जो भी कवि लोग यहाँ पे काव्य पाठ करने के लिए आ रहे हैं, आप भले ही शौकिया सुनाते हो, भले ही आपको लगता हो कि इससे आपके मन की बात पूरी हो जाती हो, या लगता हो कि जो आपने लिख दिया लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हो, लेकिन यकीन मानिए कि लोगों से वाहवाही हर कलाकार की कमी होती है, हर कलाकार की कमी होती है, और वही उसकी ऊर्जा भी होती है। जब उसको वाहवाही मिलती है, जब उसको प्रशंसा मिलती है, या आलोचना भी अगर सकारात्मक हो, तो उसको जब उससे कुछ नया दृष्टिकोण मिलता है। आप जब भी कभी माइक पर आए, हमेशा एक बात को ध्यान में रखिए कि सामने वाले को नहीं पता कि आज आपकी सास ने निकलने से पहले कहा था कि 2 पराठे फालतू बना के जाना, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको इससे ही मतलब नहीं कि आपके पति को ड्रॉप करना था, वो खुद ड्रॉप होकर के चला गया, आप कैब करके आए, बिल्कुल नहीं मतलब। आप पूरी रात तैयारी में लगे रहे, यहाँ पे आ गए, मैं तैयारी कर रही थी, मैं सुना नहीं पाऊंगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप माइक पर खड़े हैं, चाहे आप 10 मिनट सुनाइए, 15 मिनट सुनाइए या 1 मिनट सुनाइए, आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह मैं सीख आप लोगों को देना चाहता हूं जब भी आप माइक पर और जब आप किताब लिखने के लिए बैठे ना, तो ध्यान रखिए, 1 साल की जगह 2 साल में किताब लिख लीजिए, 2 साल की जगह 5 साल में लिख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक भी अक्षर ऐसा ना हो जो फालतू का उसमें आकर के पेपर पॉल्यूशन कर रहा हो। थोड़ी साधना होती है, थोड़ा सपना होता है, थोड़ा गलाना होता है अपने आप को। और जब आप अपने आप को गलाते हैं तो आप जल्दबाजी कहीं भी जाने की मत करिए, कहीं भी जाने की जल्दबाजी मत करिए। चाहे आपके जीवन में एक रचना है, लेकिन वो लोगों को याद रहे, दुनिया को कुछ दे करके जाए, बस यही सोचना है। आप ऐसे लिखने के लिए कितना भी लिख दीजिए। एक तो हमारे मित्र हैं, उन्होंने 100 किताबें लिखी है, तो मैंने उनसे पूछा यार काका तुमने नहीं लिखा क्या? वो भी लिख लेते, 100 किताबें लिख दी है तो लेकिन 4 लाइन सुनिएगा साहब, मैं जो आपको सुना रहा था कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। संस्कृत के अध्यापक आ गए, संस्कृत के अध्यापक गए और हिंदी के आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ, इतना सब कुछ हंसाने के बाद भी बहुत सारी लड़कियां मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, कभी नहीं उतर सकती। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90, बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। अच्छा आप लोग देखो, जब इतना बढ़िया शानदार मंच है, यहाँ पे इतना शानदार हम फेस्टिवल कर रहे हैं, आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। क्या बात? जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना उस दिन से नाता है जी। अच्छा देखो, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया, लड़कियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बना दूं। आप लोग जितना आनंद ले रहे हैं, देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला आदमी, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। जब मैं सच बता रहा हूँ, गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं।
न बना दूं। आप लोग इतना हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, मुझे अंजुम जी की 4 लाइनें अचानक से याद आ जाती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल्स के और ज्यादा हो, अधिक से अधिक हो, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने परिवारों से भी दूर हो गए, अपने अपने मित्रों से, सखाओं से भी दूर हो गए, इस बहाने ही सही, लेकिन दूर दूर से लोग आकर एक दूसरे से हाल समाचार तो ले लेते हैं। आज की तारीख में हम जब ये बात करते हैं कि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो उस मॉडर्नाइजेशन को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इसने पहुंचाया है। इस आधुनिकीकरण ने हमारे अपने भीतर के आधुनिकीकरण को समाप्त कर दिया है। हम लोग पहले आपस में मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे घर में दूसरे कोने में बच्चे रहते हैं, इस कोने में हम रहते हैं, वो हमें मैसेज करते हैं कि लंच बन गया है, आ जाओ, तो हम दूसरे रूम से निकल करके जाते हैं, चलो लंच कर लें। इतना भर भी संवाद नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके और बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करवाने के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे शौर्य जी के लिए बजाइए, जोरदार, थोड़ी और जोरदार, कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुरेश शौर्य जी के लिए और डॉक्टर रंजीत जी के लिए। ये होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, धीरे धीरे असर करेंगी, लेकिन असर ऐसा होगा, ऐसा असर होगा कि जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद मैम। ये दोनों ही रांची से हैं, आप भी, मैं बिहार से हूँ। ये देखिए, ये है संयुक्त बिहार। चलिए, आभार, धन्यवाद। आभार, धन्यवाद। और चीनी को इन्होंने बहुत सुंदर से जमा के गन्ना बना दिया और हम सभी को हंसा हंसा के अपना दीवाना बना दिया। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, और मैं इसी वजह से यहाँ पे आया हूँ कि मैंने 16 किताबें अपने हाथ से लिखी। 16 किताबें अपने हाथ से लिखी हैं, जिसमें भागवत गीता है। मैं दर्पण छवि का लेखक हूँ। मैं सारी किताबें मैंने दर्पण छवि में लिखी हैं, और सुई से मैंने किताब लिखी है, सुई से किताब लिखी है, और इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। उसके बाद मैंने जो किताबें लिखी हैं, आपको बता दूं, मैंने एक नई विधिया बिल्कुल अलग निकाली है। लोग कविता लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन एक आपको हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि सुई से, आप अगर गूगल करेंगे, दुनिया की पहली किताब है जो सुई से लिखी गई है। 16 किताबें हैं। मेहंदी कौन से मैंने गीतांजलि लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि है, तो 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, उसको मैंने मेहंदी कौन से लिखा है। और पंचतंत्र को मैंने कार्बन पेपर से लिखा है। और 16वीं जो किताब लिखी है, आप जाएंगे कहां तक जाएगा एक आदमी, मैंने गम एंड गिलू से किताब लिखी है, गम एंड गिलू। और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ, तो इसमें मेरे 110 सोर्स हैं। सर को मैंने दी है वो किताब। सोचना तो पड़ेगा ही। हिंदुस्तान की 3 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और 2022 तक कम से कम 8 और 10 भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली है। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप लोग सम्मानित सभी लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो मुझे मोटिवेशन करने की बात बनती नहीं है, क्योंकि सब मोटिवेटेड हैं। बच्चों के स्कूल में जाता हूँ, लेकिन इसमें से जो थॉट्स हैं, वो 4 थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे बड़े अच्छे लगते हैं। दोस्त, अगर जिंदगी को जीना है, दोस्त अगर जिंदगी को जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। दोस्त, अगर जिंदगी को जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लिफ्ट से काम करने वाला नहीं है। नीचे से आप ऊपर आए हो, एक मंजिल पे जीने चढ़ के ही आए हो। और दूसरा थॉट, जो फल की इच्छा रखते हैं, फूल नहीं तोड़ा करते। अगर फूल तोड़ोगे तो फल मिलेगा नहीं। जो फल की इच्छा रखते हैं, फूल तोड़ा नहीं करते। और तीसरा है नीति, नियम और नियत। जिंदगी में 3 चीज काम करती है, नीति, नियम और नियत। और जिसकी काम करने की नियत है, सफलता आपके दरवाजे पर है। अगर आपकी नियत में खोट है, तो जिंदगी आपको बहुत अजीब लगेगी, आप सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लास्ट में जो मेरा बहुत ही प्यारा है, मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा।
मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। और एक कविता छोटी सी है, वो भी मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मैंने लिखने का शौक तो 2003 से हुआ मेरे को। मेरे साथ सीरियस एक्सीडेंट हुआ। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मोटिवेटेड है। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे 10 ऑपरेशन है, 10 फ्रैक्चर है पूरे शरीर में। प्लास्टिक सर्जरी चेहरे की हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में दोस्त अच्छे होने चाहिए। एक दोस्त ने मुझे भागवत गीता दी हुई पढ़ने के लिए। मैं भागवत गीता पढ़ी, मैंने पूरी 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में एक बार भागवत गीता अवश्य पढ़ें, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना, वो नकारात्मक होगी थी, सकारात्मक होगी। अवश्य पढ़ें उसको। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। और एक चीज जो दो बार पढ़ चुका हूं, एक बार 2 बार मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख चुका हूं, तीसरी बार मैं पढ़ रहा हूं। एक ही चीज मेरे को दिखाई, जो उसमें जो समझ में आया है कि दोस्त, हारना नहीं, संवाद करना सीखो। 18 दिन तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ संवाद किया और अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय का पताका लहराया। तो दोस्त, बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, कभी भी जिंदगी में हारना नहीं। संवाद अगर आपका है और प्रयास आपके हैं, सफलता आपके पास है, ये निश्चित आप ध्यान रखें। मान लो मेरी बात, क्योंकि ये 54 साल का अनुभव है, ये बोलता है। क्योंकि मैंने 25 साल मैकेनिकल इंजीनियर हूं। और आपको बता दूं, मैं क्रिकेट अंपायरिंग भी करता हूं। और मैंने नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके लिए कार्टून बनाए हैं। और 3 पेपर मेरे इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, एक कविता प्लीज, एक कविता सुना। बचपन अंकुरिसा तना हरा भरा, बचपन अंकुरिसा हरा भरा, यौवन तना सा प्रफुल्लित। लास्ट की लाइन सुनना। बचपन अंकुरिसा हरा भरा, यौवन तना प्रफुल्लित, बुढ़ापा झुका सा पतझड़, और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितने दूर गया। धन्यवाद। कफन लेकिन चढ़ा जब भी किसी के जिस्म पर यारो, उठाते शव सभी दुर्लभ नजारा हो नहीं सकता, उठाते शव सभी दुर्लभ नजारा हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया न्यूज़ का स्वागत है। इसमें मौजूद है एमपी क्लब में। और आपको बता दें, आज यहाँ पर बहुत खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन सुरेश शौर्य जी के द्वारा किया गया था। वहीं इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसा रहा। जी सर। यह कार्यक्रम साहित्य और विरासत को जोड़ने के लिए, चूंकि आप जानते होंगे कि भारत की जो साहित्य और विरासत है वो बहुत समृद्ध परंपरा के रूप में रही है। उन्हीं को हम फिर से प्रस्फुटित कर, पल्लवित कर और सभी के बीच हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें न केवल सिर्फ भारतीय साहित्य, बल्कि यहाँ की जो लोक कला है, लोक संस्कृति और लोक भाषा है, उसको भी जोड़ने का प्रयास हमारा है। और हम सब मिलकर एक साहित्य के जरिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। और यह कार्यक्रम इस बार बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कवि शंभू शेखर जी भी आए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और हम फिर से जब मिलेंगे तो फिर से अभी अगले बार हम जो पुरस्कारों की श्रेणियां लाएंगे, जिसमें हम लोक भाषा और लोक संस्कृति उनको भी सम्मानित करने के कार्य करेंगे, ताकि भारत की जो समृद्ध परंपरा है उसको सम्मानित भी किया जा सके और उसको सभी लोगों तक हम पहुंचा सकें। इसमें देश और विदेश सभी जगह से लोग जुड़े थे और यह बेहद रोमांचक कार्यक्रम रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले सालों में ऐसे ही कार्यक्रम हम फिर से आयोजित करें और आप सबका सानिध्य बनाए। थैंक यू जी। मुझे प्रथम राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान दिया गया है, तो मैं उसके लिए आदरणीय सुरेश शौर्य सर को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि लोक भाषा और लोक परंपरा को सहेजने का एक जो प्रयास सर ने किया है, वो निश्चय ही आगे जाके संपूर्ण देश में और भारत में यहाँ की लोक परंपरा को और लोक भाषा को सहेजने के लिए सार्थक कदम होगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? मैंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर, और आशा करती हूँ आगे भी मैं इसका हिस्सा बनती रहूँगी। आज बेहद खुशी हुई है यहाँ पे पहुंचकर, क्योंकि पहले कविताएं लिखते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मिला, कुछ ऐसे लोगों से सीखने को मिला जो सचमुच प्रेरणादायक हैं। खासकर शंभू शेखर सर के बारे में कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने जो नए लेखकों, नए कवियों को जो प्रेरणा दी है कि किस तरह ये एक साधना है और हमें सीखना है। ये नहीं कि जब अगर उन्होंने बताया आज हमें कि जिस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर सब बनने के लिए साधना करते हैं, उस तरीके से हमें भी वो साधना करनी है। तो आज ये बेहद आनंद पूर्वक और रोचक और प्रेरणादायक कार्यक्रम में इसे कहूंगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा, रांची झारखंड से दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आई हूँ और यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत रहा। कला, संस्कृति, साहित्य सभी को समायोजित करते हुए इस कार्यक्रम में सभी ने बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया। यहाँ पर योग का प्रदर्शन किया गया, नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ विभिन्न भाग से हमारे देश के विभिन्न भागों से कला एवं साहित्य के जो पुरोधा थे वो सभी इसमें सम्मिलित हुए और अपनी लोक भाषा की भी उन्होंने प्रस्तुति दी। झारखंड की नागपुरी रचना की सीमा सिन्हा जी ने प्रस्तुति दी और बिहार की धरती से भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए काव्य प्रेमियों ने इसका रसास्वादन किया और बहुत ही लाजवाब यह कार्यक्रम रहा। कला, संस्कृति एवं साहित्य तीनों चीजों को समाहित करता हुआ यह दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल अत्यंत सफल साबित हुआ और सालों साल इसका हम सभी मिलकर आयोजन करते रहेंगे। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का ये कार्यक्रम रखा गया और जैसा उन्होंने शौर्य जी ने बताया कि हास्य कवि शंभू शेखर जी आए थे, तो उन्होंने जो बातें कही हैं काबिल तारीफ है और सबके जहन में उतरी उनकी बातें और तरह तरह का जो यहाँ पे समावेश देखा है हमने। पूरे भारत के प्रत्येक राज्य से जितने भी लोग यहाँ पर आए वो आपस में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना ऐसे वक्त पे वक्त निकाल कर आना और अपनी कविताएं प्रस्तुत करना, अपने वक्त को रखकर सबकी बातों को सुनना और सबको प्रोत्साहित करना, ये काबिल तारीफ है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए साहित्य में। धन्यवाद। कोरोना। मैं डॉक्टर नेहा इलाहाबादी बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ और आदरणीय सुरेश शौर्य जी के ऑर्गेनाइजेशन में जो ये कार्यक्रम आज हुआ है बहुत ही सफल कार्यक्रम था और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा। तरह तरह के रंग बिखरे हुए नजर आए, यहाँ पे हर स्टेट से लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। मगर कुछ रंग ऐसे रहे बहुत बेहद अनोखे रहे जो हमने कभी देखे नहीं थे, मगर एनीवे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा कुल मिलाकर। नमस्कार, मैं सीमा सिन्हा मैत्री झारखंड रांची से। कहते हैं ना भारत में गंगा जमुनी तहजीब है, वो आज देखने को मिला और सबसे अहम बात है कि अपनी संस्कृति को ही हम बचाएंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। इसलिए सुरेश शौर्य जी का ये सराहनीय कार्य जिसका मैं बुरी जिसकी प्रशंसा करती हूँ। बहुत अच्छी सोच है उनकी। उनसे बात करके मुझे लगा, पहले मैं उनको नहीं जानती थी पर उनको आज देखा तो लगा कि सच में गहरी बात है उनमें कुछ। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत उम्र में छोटे हैं। ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे कि उन काम को आगे ले जाएं, जिसमें हम लोगों का जितना सहयोग होगा करने का हमेशा प्रयास करेंगे। शुभकामनाएं। जी सर, मैं आपको अभी आपकी मीडिया से मैं एक संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि जैसा कि आप अभी अब मीडिया में हर जगह देख रहे हैं कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दिया है, ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन है, इसका भी हमारे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दैनिक जागरण के सहयोग से एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें तमाम डॉक्टर्स आए थे, जिसमें ये फैसला लिया गया। मैं आपको बता दूं 3 बातें सामने आई हैं। जिसने डबल वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। दूसरी बात, जिसने मास्क नहीं लगा रखा है उस पर पूरा चालान काटेंगे। तीसरी बात, अगर सरकार को जरूरत लगे इमीडिएट नाइट कर्फ्यू लगाना है तो लगाएं, आपको लॉकडाउन करना है तो करें। और इस तरीके से आप जितने भी लोगों को जागरूक करेंगे तो हम शायद ओमिक्रॉन का आने वाला जो लहर है ये डेल्टा, ये मैं आपको बता दूं 3 गुना खतरनाक है, 3 गुना खतरनाक है। तो घर पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना खान पान बढ़िया रखें और नींद पूरी लें। हो सके तो बाहर के खाने को अभी से त्याग दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का नई दिल्ली इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में स्वागत है। आप अवगत होंगे ही कि आज 26 तारीख को नई दिल्ली स्थित एमपी क्लब में न्यू दिल्ली इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के जो फाउंडर सर हैं सुरेश शौर्य जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है ये आयोजन करने का ख्याल उनके मन में कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आया, इनके बारे में जरा सुरेश शौर्य जी जरा इस पे प्रकाश डालें। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। ऐसे साहित्य जब पढ़ा मुझे लगा कि साहित्य का भाव है, समाज का भाव है और साहित्य के बिना राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। और राष्ट्र को अगर समृद्ध करना है तो वहाँ की संस्कृति, विरासत और साहित्य तीनों का
तीनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसको संरक्षित रखना, उसको पल्लवित करना और पुष्पित करना भी हमारा कार्य होना चाहिए। इसी के मद्देनज़र जब मैं अपनी रचना लिखने लगा, मैं कुछ कविताएं लिखने लगा, मुझे लगा कि मैं क्यों ना सभी को जोड़कर इस साहित्य कर्म को आगे बढ़ाऊं। और इसी संदर्भ में हमने रांची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज किया और अब नई दिल्ली इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का, और अभी हम 8 मार्च को फिर से हम एक प्रोग्राम दिल्ली में यहीं पे करने जा रहे हैं। साथ में इस तरह के कार्यक्रम और भी हम आयोजित करेंगे। यही हमारी एक संकल्प है हमारा, साहित्य के समृद्धि, साहित्य के विस्तार और साहित्य के बचे रहने के लिए। जी जी, धन्यवाद। अपना कवि के तौर पे जो आपकी जीवन यात्रा रही है उस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, कवि के रूप में मैं कुछ रचनाएं या कह सकते हैं कि कुछ संपादकीय लिखा करता था, संपादक के नाम पत्र, जो 10वीं क्लास में मेरी पब्लिश होती थी, प्रकाशित होती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह में। उसके बाद मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाने लगा, लेख लिखा जिसे राष्ट्रीय स्तर पे द्वितीय पुरस्कार मिला। साथ में बहुत सारी चीज़ें हमने कविताएं लिखना प्रारंभ किया, उन्हीं को संकलित करके पतझड़ के नाम से एक संकलन, मेरी खुद की कविताओं की संकलन 2017 में आ चुकी है। अभी ग्लोबल साझा साहित्य मंजरी के रूप में अभी द्वितीय पुस्तक आई है। इसके अलावा भी बहुत सारे साझा संग्रह में मेरे पुस्तक हैं, जैसे झारखंड कुसुम और झारखंड के 50 प्रसिद्ध रचनाकारों में मेरी रचना है। और इस तरह से जीवन यात्रा के रूप में हम जो अनुभव करते हैं उसे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम पुलिस सेवा में हैं और पुलिस सेवा में रहते हुए बहुत मुश्किल से मैं लिख पाता हूं। मगर वो कहते हैं ना कि हॉबी के लिए या रुचि के लिए आप वक्त निकाल लेते हैं, तो मैं ऐसे ही वक्त निकाल लेता हूं और लिख लेता हूं। और जो भी साहित्य, वो साहित्य जो समाज को प्रदर्शित करता है, परिलक्षित करता है समाज की स्थितियों को, उसको लिखने में अच्छा आनंद महसूस करता हूं। और वैसे तो रचनाएं हर तरह की लिखता हूँ, प्रेम पे भी लिखता हूँ, गज़लें भी लिखता हूँ, और काफ़ी मुझे शासकीय कार्यक्रमों में मैं अपनी साहित्य और अपने जो रुचि है साहित्य के प्रति, इसके कारण से काफ़ी जाना जाता हूँ। आप अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? साहित्य के जरिए समाज को समाज के बारे में और समाज की स्थितियों के बारे में लोगों तक बताना और उस तक पहुंचना और समाज को समृद्ध करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। और यही नई दिल्ली इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का भी उद्देश्य है कि हम साहित्य को किस तरह से राष्ट्र निर्माण से जोड़ सकें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन दुनिया का स्वागत है। इस समय मौजूद है एमपी क्लब में और हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत बैठी हैं जिनका नाम हेमलता जी है, और ये आज न्यू दिल्ली लिटरेचर इंटरनेशनल फेस्टिवल में मौजूद थी। तो ये इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आगे उन्हें कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगर मालवा से हूँ और अभी इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं इंदौर से आई हूँ। कल हिंदी भवन भोपाल में भी मेरा कार्यक्रम था और मुझे अटल श्री काव्य सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो कार्यक्रम है ये सुरेश शौर्य जी द्वारा आयोजित किया गया है और उनको मैंने अपनी पुस्तकें मालवी की भेजी थी, तो उस पर से उन्होंने जो संजा पर्व मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक के लिए उन्होंने मुझे राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से सम्मानित करने का निर्णय लिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर और मैं प्रसन्न हूँ कि जो लोक भाषा मालवी को मेरे संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास कर रही हूँ, उसका कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक क्षेत्र से निकल के पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और यही मैं चाहती भी थी। तो काफ़ी हद तक मैं अपने उद्देश्य में सफल रही हूँ। साहित्य के क्षेत्र में आप कब से हैं और किन किन भाषाओं में आप लिखती हैं? मैं साहित्य के क्षेत्र में 1993 से लिख रही हूँ और हिंदी और मालवी दोनों में ही अपना लेखन करती हूँ। पहले मैं हिंदी में ही लिखती थी, लेकिन आगर मालवा क्षेत्र से हूँ और मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र से हूँ, तो चूँकि मालवी भाषा मेरी माँ बोली है, तो उसके लिए मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपनी बोली के विकास, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो मैंने उस दिशा में काम किया।
मेरी अभी तक मालवी की 3 पुस्तकें आ चुकी हैं और अपनों मालवों के नाम से मैं एक संस्था भी चला रही हूँ और यूट्यूब पर मैं भोलीबेन के नाम से ऑनलाइन मालवी की क्लासेस आयोजित करती हूँ। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सभी पर मेरा आज को ज्ञान करके एक ब्लॉग चलता है और मालवी बेन के नाम से भी मेरा एक ब्लॉग चलता है। तो मालवी बोली के संरक्षण संवर्धन के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और अभी हाल ही में मैंने मालवी शब्दकोश की, जिसमें लगभग 5000 मालवी शब्दों के अर्थ हिंदी में और इंग्लिश में दिए हुए हैं, उसकी पांडुलिपि मैंने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के जो निदेशक हैं डॉक्टर विकास दवे, उनको सौंपी है। तो जल्दी ही जो मालवी सीखने के लिए लोग लालायित हैं उनको मालवी शब्दकोश भी जल्दी ही उनके हाथों में होगा और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी उसको प्रकाशित करवाएगी। आपके शहर में भोली बहन के नाम से आपको जाना जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? भोली बहन उपनाम जो है ये मुझे मालवांचल के लोगों ने ही प्रदान किया है। पहले मैं हिंदी में ही लेखन कार्य करती थी, लेकिन जब से मैंने मालवी बोली के लिए प्रयास करना शुरू किया तो मालवा के लोगों ने मुझे ये उपनाम दे दिया भोली बहन का, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है सरल सहज है और सभी से बिल्कुल हिल मिल कर, चूँकि मैं एक राजपत्रित अधिकारी भी हूँ और लोगों को ये लगता है कि जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो आम जनता से दूर रहते हैं, उनकी ऐसी मानसिकता होती है। तो मेरा जो है, मैं मालवांचल में सभी लोगों से एक सामान्य व्यक्ति की तरह मुलाकात करती हूँ, मिलती हूँ और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देती हूँ और मालवी में ही मैं उनसे बात करती हूँ। मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं तो हमारी जो कहते हैं अभिवादन जो होता है वो जय राम जी की करके ही शुरू होता है। तो सुबह से ही ये सब हमारा चलता है। तो मालवांचल के लोगों ने मेरे सहज व्यवहार से प्रसन्न होकर के मुझे भोली बहन नाम दिया और मेरा ये उपनाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि आजकल अब मुझे हेमलता शर्मा के नाम से कोई नहीं जानता, भोली बहन के उपनाम से ही सारे लोग जानते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, इस लिटरेचर फेस्टिवल में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत है। आपको बता दें, गीत गोविंद पब्लिकेशन के ऑनर हैं ये और बहुत कम उम्र में इन्होंने जो है अपना पब्लिकेशन चालू किया है। तो इनके पीछे का क्या कारण है और कौन इनके मोटिवेशनल है जो इन्होंने ये कैसा काम किया, बताइए। सर, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था इस पब्लिकेशन को, तब मेरे पास एक भी राइटर नहीं थे और मैंने बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में मैंने इसको स्टार्ट किया था और बहुत लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारा पब्लिकेशन नहीं चलेगा, इतनी कम उम्र में इतने कम इन्वेस्टमेंट में नहीं चलेगा। तो मैंने उनको कल तो जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि मेरे पब्लिकेशन का नाम है गीत गोविंद पब्लिकेशन। मिसेस गीता इज़ माई मदर्स नेम एंड मिस्टर गोविंद इज़ माई फादर्स नेम। दिस इज़ द नेम ऑफ माई फादर्स एंड ऑफ माई गॉड टू। So that's why my publication is now in trending and you can search it on Google, you can search it on YouTube, and now today I have a community of 11,000 writers of all over India, national writers and international writers too, and we are the cheapest publication ever. आपको हमारे जितना publication कहीं पर ऑफ़र मिलेगा ही नहीं। इसके साथ साथ मेरा यही मानना है कि अगर हमें खुद पर भरोसा है और टाइम का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कॉलेज में हूँ, एक्सेस कॉलेज में हूँ, मैं कानपुर बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है। इसमें यही है कि कॉलेज लाइफ में भी हम लोगों के पास काफ़ी टाइम बचता है, तो मैं बस उसी टाइम को इस्तेमाल करके अपना पब्लिकेशन रन कर रहा हूँ। और आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गीत गोविंद पब्लिकेशन, हार्दिक अग्रहरी, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। और राइटर्स के लिए हमारा पब्लिकेशन हमेशा इंडिया के लिए रहेगा। ऐसा मोटिवेशन हुआ आपको कि आपको गीत पब्लिकेशन खोलना है? क्योंकि एक यूथ के लिए मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने यही फील्ड क्यों चुनी? हमने ये फील्ड इसलिए चुनी थी क्योंकि जब हम इस फील्ड में नहीं थे तब किसी ने हमसे कहा कि आप हमारी बुक लिख रहे हैं, हम एक बुक तब हम पहले राइटर थे, एक राइटर पहले ही होता है तभी वो पब्लिकेशन खोलता है, तो पहले हम राइटर थे। तो जब हम राइटर थे तो किसी ने हमसे बोला कि आप हमारी बुक में लिखने के में हमारी हेल्प कर दीजिए। फिर हमने उसकी हेल्प करी, तो व्हाट्सएप ग्रुप था कुछ छोटा सा, तो उसमें कुछ आनाकानी हुई, तो उसमें हमें डिसरेस्पेक्ट करके निकाल दिया उन्होंने। फिर जब उन्होंने निकाल दिया तो हमारा ईगो हर्ट हुआ। फिर जब हमारा ईगो हर्ट हुआ तो फिर हमने सोचा कि ये सिस्टम क्या है, अब हम सिस्टम को सीखेंगे। तो पता चला पब्लिकेशन होता है, कम्युनिटी होती है, नेशनल इंटरनेशनल। फिर जिसने वो चीज़ करी थी आज वो मेरे अंडर में काम करता है और उसको पता भी नहीं है कि वो गीत गोविंद पब्लिकेशन का मालिक मैं। थैंक यू। नमस्कार, आज 26 दिसंबर 2021 एमपी क्लब नॉर्थ एवेन्यू में न्यू दिल्ली इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे साथ आज प्रेरणा सिंह मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका जो एक कवि की यात्रा है, कवि बनने की यात्रा है, वो कैसी रही है।
और अपने जीवन के जो बटोरे गए अनुभव हैं वो हम उनके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो प्रेरणा सिंह जी, आपका इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन है और संक्षेप में अपना परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। यूँ तो मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन कविताएं करना, जीन एक्सप्रेशन के साथ साथ मुझे कविताएं करना भी बेहद पसंद है और लोगों के मन की भावनाओं को मैं कहीं ना कहीं स्कैन करती हूँ और उसे एक्सप्रेस करती हूँ अपनी कविताओं में, अपने मन के भावों को भी और समाज को भी। ये बताइए कि कविता आपके लिए क्या है? आप कविता को किस रूप में देखती हैं? कविता मेरे लिए मन की अभिव्यक्ति है। जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि कविताएं जो हम करते हैं वो या तो हम बेहद दुखी होते हैं या फिर बहुत खुश वाली भावनाएं जो होती है, खुशी वाली भावनाएं, उसमें कविताएं कर पाते हैं। और मेरे लिए एक और बात हो जाती है इसमें कि समाज का कोई पहलू जब मुझे छू जाता है तो मैं उस पर कविता ज़रूर लिखती हूँ। तो कविता मेरे मन की अभिव्यक्ति है और इसी पे मैंने अपनी एक बुक भी निकाली है, प्रतिबिंब, जो मेरे मन की अभिव्यक्ति है, लेकिन इसमें समाज के दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने क्या बदलाव ज़रूरी है उसको लिखा है अपने मन की अभिव्यक्ति के द्वारा। कविता लिखने और उसे मंच पे प्रस्तुत करने में आपके जो अनुभव हैं, आप उस अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए। जी मुझे लगता है कि पहले की जो जनरेशन थी, पहले जो लोग थे, वो पहले पुस्तकें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और आज कहीं ना कहीं हम लिखते हैं लेकिन बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि पढ़ने की जो कला है वो धीरे धीरे कम हो रही है। कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो मंच पर आकर जब हम प्रस्तुत करते हैं या जो कविता हम लिखते हैं और जब हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो लोगों तक ज़्यादा पहुँच पाते हैं। तो मेरी जर्नी तो यही रही है कि मैंने लिखना तो शुरू किया है लेकिन लोगों से जुड़ना जो है वो तभी शुरू किया है जब मैंने मंच पे कहना शुरू किया है, वो ऑनलाइन पोर्टल हो या ऐसे मंच हो। तो जब मैं कहती हूँ तो मेरी अभिव्यक्ति जो होती है वो मेरे कविता के भाव को ज़्यादा दर्शा पाती है और मैं लोगों से ज़्यादा जुड़ पाती हूँ। तो मंच पे कविता कहना मुझे बेहद पसंद है। अच्छा मैम, आप अपनी कविताओं से लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी मेरा एक ही भाव है जो मेरे अंदर आ गया है अब, कि मेरा नाम है प्रेरणा और कहीं ना कहीं मुझे अपनी कविताओं से, अपनी छोटी कहानियाँ जो मैं लिखती हूँ या कुछ भी लिखूँ, तो कहीं ना कहीं समाज में मैं कोई प्रेरणा दे पाऊँ, यही मेरे मन की अभिव्यक्ति है, यही सोच है और इसी सोच को लेके मैं चलती भी हूँ। और पता नहीं कैसे मैं जो लिखती भी हूँ वो भी ज़्यादातर वैसे नारियों पे होता है, प्रेम पे भी होता है, लेकिन समाज के उसी दृष्टिकोण को मैं ज़्यादा लिखती हूँ जो कहीं ना कहीं गलत हो रहा हो या कुछ ऐसी बातें जो बदलाव के लिए ज़रूरी हैं उनको अभिव्यक्त करती हूँ। तो मेरा एक ही मोटो है लाइफ का अभी कि मैं प्रेरणा बनूँ, तो लेखनी में बनूँ तो सिर्फ प्रेरणा दे सकूँ। आपकी अपनी लिखी सबसे अच्छी कविता कौन सी लगती है, ज़रा सुना के बताएं। मुझे वैसे तो प्रेम पे लिखना बेहद पसंद है, तो मैं प्रेम पे लिखती हूँ, नारी पे लिखती हूँ। आज मैंने यहाँ नारी पे कविता भी सुनाई है, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं कहूँ तो मुझे अपनी कविताएं वैसे ज़्यादा याद तो नहीं रहती है, लेकिन अभी गुनगुनाऊंगी बस वही कि मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरणा बनूँ, वो राह ढूंढती हूँ। मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरणा बनूँ, वो राह ढूंढती हूँ। कुछ लिखती हूँ, कुछ कहती हूँ, दिल में उतरने का ख्वाब रखती हूँ। जो अपनी बात शब्दों से सब तक पहुँचा पाऊँ, जो अपनी बात शब्दों से सब तक पहुँचा पाऊँ, तो लेखनी के लिए माँ शारदे का शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।